कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्मा है। इन सभी को बताना चाहिए कि कुंभ में स्नान के लिए वीआईपी होना क्यों स्वीकार किया इन लोगों ने। हेमा मालिनी, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, शंकर महादेवन, अदा शर्मा, गुरु रंधावा, कबीर खान, मिलिंद सोमन, पूनम पांडे, सुनील ग्रोवर, ममता कुलकर्णी, न जाने इनके जैसे कितने कलाकार वीआईपी इंतजाम का सुख भोगते हुए डुबकी लगाते रहे और आम जनता 20-20 किलोमीटर पैदल चलती रही। 21 जनवरी को गौतम अडानी भी कुंभ गए, तो क्या उनके लिए भी वीआईपी इंतजाम किया गया होगा? लेकिन फोटो देखकर लगेगा कि कुंभ में सबसे आम आदमी अगर कोई है तो गौतम अडानी। यहां वे सेवा कर रहे हैं, वीआईपी सुविधा लेकर आम आदमी बनने का अभ्यास चल रहा है, पीआर चल रहा है कुंभ में। और जो आम आदमी था वो इन वीआईपी के कारण बाहर कहीं और दूर धक्के खा रहा था। दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों भाग पसंद आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्नान करने गए थे। एक नहीं 54 मंत्री। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि 54 कैबिनेट मंत्री के लिए सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल का इंतजाम कितना मुश्किल रहा होगा और कितने बड़े पैमाने पर किया गया होगा। इसके लिए कितने सिपाही लगाए गए होंगे, इनके स्नान के लिए आम लोगों को कितनी तकलीफें हुई होंगी, तब तो आपने नहीं सोचा, अब तो देख लीजिए। 27 जनवरी को अमित शाह सपरिवार स्नान करने के लिए गए, उनके परिवार के लिए भी वीआईपी इंतजाम हुआ होगा। कहां गया प्रधानमंत्री मोदी का नारा, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वीआईपी नहीं देश में ईपीआई है। कुंभ में साफ दिख रहा है कि केवल वीआईपी ही महत्वपूर्ण है। चौपी के पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय का एक किस्सा कई जगहों पर छपा है कि 1979 के कुंभ में वीआईपी के आने से व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से इसकी शिकायत कर दी। तब के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया किसी मंत्री को मेला में स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2025 में योगी आदित्यनाथ अपना ही फैसला भूल गए कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों भाग पसंद आएंगे। आप इस वक्त मेला इंचार्ज होते 2025 में भी और इतनी बड़ी घटना हो जाती, इतनी कैजुअलिटीज हो जाती और लोग अपने परिजनों के शव मांग रहे हैं, उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो कहाँ हैं, तो आप क्या करते? आपका स्टैंड क्या होता अगर ऊपर से भले योगी जी का प्रेशर भी आता? देखिए, इस समय तो हाथ जोड़ करके आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। गलती हुई है हमसे, जितना हम जो कुछ कर सकते थे नहीं हमने किया, इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण जाने गई, इतनी पूरे दुनिया भर में हमारी थू-थू हो रही है, छी-छी हो रही है, तो हमें माफी मांगनी चाहिए थी। और इस समय तो ये मान के चलना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई सदस्य मरा है, उनके साथ हमें पूरे संवेदनशील तरीके से दौड़ दौड़ के तलशवाना चाहिए था, उन्हें उनके घर पहुंचाना चाहिए था। जिस तरह से बॉडीज गई हैं, उनके विजुअल भी बड़ा विचलित करने वाले। मतलब आप मृतक को भी सम्मान नहीं दे सकते, किस तरह का समाज हम है। ये एक बहुत दुखद विजुअल्स हैं, बहुत शर्मनाक दृश्य हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। हम आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया, हम अभी तक एक सभ्य समाज नहीं बन पाए। किसी भी सभ्य समाज में जो पहला रिएक्शन होता है वो मृतक के प्रति शोक व्यक्त करने का होता है, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने का होता है, उसके परिवार को ढाढ़स बंधाने का होता है। ये नहीं होता कि हम कहें कि नहीं शो मस्ट गो ऑन, हमारा तो तमाशा चलता रहेगा और हम हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते रहे। ये बढ़ेगी क्या? मौत के आंकड़े को छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, आप बहुत मुश्किल है। ये जो आपने अभी बताया 1000 के करीब जो लापता लोग हैं, तो अब ये लापता कैसे रह सकते? सबके पास मोबाइल फोन है,
हर व्यक्ति या हर दूसरा व्यक्ति अपनी जेब में मोबाइल फोन रखे हुए लापता कैसे हो सकते? अब तो आपको उनको पता ये जरूर है कि ज्यादातर गरीब लोग हैं, ज्यादातर बहुत जी। शिक्षित लोग नहीं। ये तो गांव गुरबा के लोग ही आकर के बेचारे रेत पर लेटे थे। बाकी तो आपने 50-50 हजार रुपए पर डे के मतलब एक अश्लील प्रदर्शन हुआ, 50,000 1 लाख के टेंट बनाए गए। बताइए आप वहाँ धार्मिक किसी आध्यात्मिक उससे आए थे कि अपना वैभव प्रदर्शन करने आए थे? लेकिन जो आप अगर उन टेंट्स के अंदर की तस्वीरें देख लीजिए तो आपको शर्म आएगी। मतलब एक बार बार आप जी। सनातन सनातन करते रहते हैं, तो यही सनातन है? आप आकर के अपना वैभव का अश्लील प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब गुरबा थे जो रेत पर लेटे हुए थे, ये मरे। तो अब तो आपको हाथ जोड़ के इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। आपको नहीं, क्या कहना चाहिए कि आंकड़ों हम को असफल छुपाया हो जा गए। आंकड़ों नहीं, को बहुत दबाया जा मुश्किल सकता है, या कल को सामने क्लेमेंट खड़ा हो जाएगा 15 दिन बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं छिपा पाएंगे, बहुत दयनीय प्रयास होगा। अगर ये कर रहे हैं तो बड़ी शर्मिंदगी भरा तो ही है, बहुत ही पैथेटिक जिसे कह सकते हैं ना। आपको इनके ऊपर तरस आएगी कि 2025 में अभी आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मजिस्ट्रेट जो मॉर्चरी में एक पत्रकार को भगा रहा था, वो कह रहा था कि मैं गिरफ्तार करवा दूं, गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे याद आ रहा था कि तो 80-90 का ये दृश्य हो सकता था। अब जब इतना मीडिया का विस्फोट हो चुका है और हर व्यक्ति के पास एक कैमरा और एक टेप रिकॉर्डर है, तो आप इस तरह की किस दुनिया में आप रह रहे हैं? सिर्फ आपको शर्म नहीं है कि आपसे गलती हुई है? गलती स्वीकार करना कोई जी। मते तो मनुष्य क्या का कोई घर में गलती। जी, राय साहब, क्या या वहां अलाउ नहीं होता है? अब वो तो अपना एक जेन्युइन काम कर रहा था, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? ये रोकने का प्रयास तो न सिर्फ अक्षम्य है, आपराधिक है, दयनीय है। ये नहीं होना चाहिए था। दरअसल जिन मान्यवरों को हम लोग वोट देते हैं वो जीतकर वीआईपी हो जाते हैं और हम साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। उनके लिए अलग से सुविधाएं हो जाती हैं और हमारे लिए केवल फुटपाथ रह जाता है। उनके लिए अलग से नहाने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, सोने का इंतजाम होता है और हम लोग भीड़ में जाते हैं और जब वहां भगदड़ मच जाती है तो वहां कई लोगों की जान चली जाती है। क्या कभी किसी वीआईपी को आपने इस तरह के महाकुंभ जैसे मेलों में मरते हुए देखा है? क्या आपने किसी वीआईपी को देखा है कि वो पैदल जा रहा? आप यकीन नहीं करेंगे कि यही योगी आदित्यनाथ महाकुंभ से पहले 2024 में बोल चुके हैं कि अब मैं उत्तर प्रदेश से वीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा। परंतु जब यही गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं अपने 54 मंत्रियों के साथ, तब क्या इनके मंत्रियों की वजह से या योगी आदित्यनाथ की वजह से जो जाम लगता होगा या जो भीड़ रोकी जाती होगी पीछे, उनको पहले ये नहा ले, पूजा कर ले, तब भीड़ खोली जाती होगी, तो क्या ये असुविधा एक आम आदमी के लिए नहीं है? और अगर हम उत्तर प्रदेश के अखबारों की खबरों पर ही भरोसा करें तो अब तक 12 बार योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं महाकुंभ में। अगर 12 बार गए हैं तो प्रोटोकॉल तो मुख्यमंत्री का लगेगा ही लगेगा। उस प्रोटोकॉल का असर आम जनता पर पड़ेगा। अमित शाह जाते हैं, 4 घंटे तक गंगा स्नान रोक दिया जाता है महाकुंभ में। अनुपम खेर जाते हैं तब रोक दिया जाता है, और ढेरों लोग जाते हैं तब रोक दिया जाता है। इसका असर सीधे सीधे उस आम आदमी पर पड़ता है जिसके वोट को लेकर या जिसकी के टिकट खरीदकर आपको स्टार बनाता है, फिल्म देखता है, उस आदमी को लाइन में लगकर 20 किलोमीटर पैदल जाकर महाकुंभ में नहाने का मौका मिलता है। और जो जीत कर गया है या जो अभिनेता बन गया है आपकी वजह से, वो अपना आराम से आएगा, नहाएगा, वीआईपी का कल्चर का फायदा उठाएगा, वीआईपी होने का फायदा उठाएगा। वीआईपी हम लोग बनाते हैं, हम लोगों को ही ये भुगतना पड़ेगा। हम उन्हें सर पर चढ़ाते हैं और हम लोगों के ऊपर सर पर ही वो फिर नाचते भी हैं। उन्हीं के नाच का परिणाम है कि जो महाकुंभ में दर्जनों मौतें हुई हैं। आंकड़ा 30 का आया है, परंतु हम लोग जो वहां अंदर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोग कोई मानने को राजी नहीं है। खैर, अब मैं
आता हूं दूसरे भाग पर। शासन पूरी तरह फेल हो गया है। तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। राजनीति की धुरी जब घूमती है और उस धुरी पर जो नेता खड़ा होता है या जो राजनीतिक दल खड़ा होता है वो उसके साथ जब घूमता है तो उसका परिणाम या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से हिंदुत्व की ऐसी धुरी पर खड़ी हुई थी कि जहां केवल जीत उसकी किस्मत में चल रही थी, परंतु जो प्रयोगशाला गुजरात से लेकर गुजरात से चलकर अयोध्या तक पहुंच गई, उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, और उसी प्रयोगशाला में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होता है और उस राम मंदिर के उद्घाटन में केवल 3 चेहरे नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरे चेहरे थे मोहन भागवत। मोहन भागवत बीजेपी को प्लेटफॉर्म बनाकर देते हैं, यानी आरएसएस बीजेपी को प्लेटफॉर्म बनाकर देता है और बीजेपी उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बैटिंग करती है। ऐसे में जब 22 जनवरी को उद्घाटन होता है तो बीजेपी हिंदुत्व के उस रथ पर सवार थी कि जहां उसे लग रहा था कि वो अब कभी हार का मुंह नहीं देखेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गुजरात की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। उसी परिस्थिति को, उसी स्थिति को बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी लाना चाहती थी, परंतु उस धुरी को जब घूमना था, मैंने पहले कहा कि जब राजनीति की धुरी घूमती है तो वो उसमें हार भी मिल सकती है और जीत भी मिल सकती है, और जो कामयाबी के घोड़े पर सवार होता है वो गिर भी सकता है। उसकी प्रयोगशाला जो 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरू होती है, वो प्रयोगशाला मई में जाकर उसी अयोध्या में जाकर धराशायी हो जाती है, और उस धराशायी होती हिंदुत्व की प्रयोगशाला से बीजेपी जहां बौखला जाती है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये एक बार साबित करने का प्रयास करते हैं कि आप हिंदुत्व के घोड़े पर कितने भी सवार हो जाइए, परंतु जो चुनावों का परिणाम आएगा वो परिणाम तो जातिगत फैक्टर और एरिया के फैक्टर से ही आएगा। और ये साबित भी हुआ कि जाति के उस पर जब आंकड़ा आता है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दे गौण होते चले जाते हैं। परंतु जब बीजेपी हारी अयोध्या तो दिल्ली में यह स्वगुगाट शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ के कंधे पर आरएसएस का हाथ है, इसलिए गुजरात लॉबी या यूं कहे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसीलिए अब तक वो बचे रहे। परंतु अब एक हादसा आपने सुना होगा कि तमाम टीवी चैनल और अखबारों में एक खबरें रेंगती हैं कि 10 करोड़ आदमी 10 करोड़ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे और उनकी व्यवस्था करा दी गई है। 74,000 करोड़ रुपए वहां खर्च करके और तमाम टीवी चैनलों में विज्ञापन देकर कहीं ना कहीं ये बवाल खड़ा कर दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र हिंदुत्व के चेहरे हैं। परंतु एक ऐसी घटना जब वहां भगदड़ मचती है और उसमें 18 घंटे बाद सरकारी आंकड़े निकल कर आते हैं कि केवल वहां 30 आदमी मरे हैं, जबकि प्रत्यक्षदर्शी और जो वहां कैमरामैन थे, फ्रीलांसर कैमरामैन थे या न्यूज चैनलों के कैमरामैन थे, वो जब इस चीज को बताते हैं कि वहां पे तो सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई, और एक कैमरामैन जब मोर्चरी में घुसने का प्रयास करता है। लेकिन यूपी प्रशासन के कुछ लोग, उनका जो रुख है, उनका जो रवैया है,
ऐसा लग रहा है कि उन्हें सच की ये पड़ताल रास नहीं आ रही। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता विपिन चौबे प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने विपिन चौबे को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। उनके साथ बदसलूकी की गई। विपिन वहां मौजूद परिजनों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने विपिन चौबे को, हमारे संवाददाता को, रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, उस परिसर के अंदर, और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहां एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए और क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं? यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं? ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए, मैं यही खड़ा हूँ। नेटवर्क 9 का तो उसको वहां रोक दिया जाता है, क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन उससे पहले उस मोर्चरी का एक कैमरामैन कर चुका था। ऐसे में जब प्रशासन को लगा कि अब हम घिरते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने मोर्चरी पे और वहां की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी। सवाल रिपोर्टिंग का नहीं है। मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूं वो बात यह है कि जब बीजेपी को लगता है, यानी बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व उसको जब लगता है कि ये आदमी हमारे काम का है और ये आदमी हमारे नुकसान का है, तो उसको उसी अनुसार ट्रीट किया जाता है। जब योगी आदित्यनाथ से संत समाज के कुछ लोग, संत समाज के कुछ जो हमारे पीठासीन वो हैं, महामंडलेश्वर हैं, जब उनसे वो इस्तीफे की मांग करते हैं, तो दूसरा एक पक्ष उनसे ये भी कहता है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, ये योगी जी की गलती नहीं है। जब संत समाज से इस तरह की बातें उठती हैं तो वो बातें दिल्ली तक पहुंच जाती है। और दिल्ली का आपको पता है कि दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी एक भी चेहरे को वो नहीं चाहते कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी आए कि जिसकी परछाई दिखनी शुरू हो जाए और वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके। जबकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर संघ का हाथ है और संघ चाहता है कि अल्टरनेट जो मोदी का बने वो योगी आदित्यनाथ बने। परंतु जब हादसा महकुम में होता है तो वही विज्ञापन देने वाला मीडिया योगी को खलनायक बनाने का प्रयास करता है। ये किसके इशारे पर हो रहा था? कौन नायक से खलनायक बनाने पर तुला हुआ था? आप खुद समझते हैं। कई मंत्री उत्तर प्रदेश के दबी जमान में योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और 5 तारीख को ही मिल्कीपुर में भी चुनाव है। मिल्कीपुर वही विधानसभा सीट है जहां पिछली बार अवधेश प्रसाद विधायक बने थे और वो विधायक बनने के उनके सांसद बनने के बाद अयोध्या से ये सीट खाली हुई थी। अब प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ की लग गई है। अगर प्रतिष्ठा उसमें खराब हुई थी उनकी, तो कहीं ना कहीं अब इस मिल्कीपुर में अगर चुनाव जीत जाती है बीजेपी तो उस पर मेकअप हो सकता है, और अगर बीजेपी हार जाती है तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज फिर उठनी शुरू हो जाएंगी। मैं मिल्कीपुर का आपको आंकड़ा बताता हूं। मिल्कीपुर में 3,58,000 मतदाता है, जिसमें से 1,25,000 मतदाता दलित है, ब्राह्मण 60,000 है, यादव और पासी 55,000 है जो निर्णायक वोटर है। ऐसे में अगर वही फार्मूला राहुल गांधी, आपको पता है राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हमने कुछ समय पहले आप लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल में दलित और पिछड़े वर्ग को खासी तवज्जो दी जाती थी। उस पर राहुल गांधी
अपनी तरफ से माफी मांगते हैं और उसी माफी का परिणाम होता है कि बीजेपी अयोध्या जैसी धार्मिक सीट को भी हार जाती है। अब यह सवाल उठता है कि अगर मिल्कीपुर में बीजेपी हारती है, मैं को भविष्य करता नहीं हूं, अगर हार जाती है तो क्या योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या महाकुंभ में जो घटना हुई है उसकी जांच, मजिस्ट्रेटियल जांच, जो मजिस्ट्रेट जांच कर रही है वो भी योगी आदित्यनाथ की है। आप खुद समझ सकते हैं कि वहां की रिपोर्ट क्या आएगी, परंतु फिर भी मजिस्ट्रेट है, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर रिपोर्ट योगी जी के खिलाफ आती है तो क्या होगा? अगर बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा बनाए रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बलि बीजेपी का हाईकमान लेने का प्रयास जरूर करेगा। ऐसे में सवाल तो आरएसएस पर भी उठेगा कि आरएसएस जो पिछले काफी दिनों से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहा था, वो इन चुनाव में, मिल्कीपुर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का साथ देंगे? क्या महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मरे हुए लोगों को के खिलाफ, जो योगी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस समय चलाया जा रहा है और जो बीजेपी के लोग ही उनसे कुछ लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या वो उसमें योगी का साथ आरएसएस देगा? सवाल यहां यह भी उठता है कि आखिर 74,000 करोड़ और 10 करोड़, एक दिन में 10 करोड़ का दावा करने वाले, जबकि एक पत्रकार कहते हैं बनाया हुआ है, छुपाना चाहते हैं वो, चूंकि उन्होंने एक फेकरी है ना, ये सोच, लोगों को पहले बता दिया कि 45 करोड़ लोग आएंगे। पूरे इलाहाबाद में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मूव नहीं कर सकते, और इस जगह पर ये सब है, आश्रम वगैरह को जमीन देने के बाद हार्डली 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बचती है। किसी भी मैथमेटिक पॉइंट से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 45-45 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या है। 2-3 करोड़ लोग भी हो जाएंगे तो जमीन वहां से दबने लगेगी। इनकी बातों पर, शीतल पी सिंह की बातों पर भरोसा करें तो ये इतनी संख्या एक दिन में आ ही नहीं सकती थी। जब अगर नहीं आ सकती थी तो क्या योगी आदित्यनाथ और ये टीवी चैनल और तमाम अखबार झूठे विज्ञापन छाप रहे थे? योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे थे, इंतजाम पुख्ता नहीं थे, ये भी झूठ बोल रहे थे, इंतजामों में कहां कमी रह गई ये भी झूठ बोल रहे थे योगी जी। अगर योगी फेल होते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, और अगर योगी पास होते हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी का क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। परंतु भविष्य में सवाल तो उठ ही चुके हैं कि एक प्रयोगशाला जो गुजरात से शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में धराशायी लोकसभा चुनाव में हो गई, और अब अगर यही मीडिया योगी के खिलाफ बोलता रहा तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उस प्रयोगशाला को कहीं ना कहीं धक्का लगने की पूरी संभावना है। संभावना इस बात की भी है कि बीजेपी के नेता और ये संत समाज के, एक संत समाज कहता है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वही दूसरा संत समाज कहता नहीं नहीं, ये जो इस्तीफा मांग रहे ये तो केवल विरोध करने के लिए है, योगी जी को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हमारा संत समाज भी अब राजनीतिक हो चुका है? क्या वो भी राजनीति करते हैं? क्या उनका भी लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचने का सपना है? हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना है लोकसभा के सदन में बैठने का, राज्यसभा के सदन में बैठने का, जो थोड़ा सा भी राजनीति में इंटरेस्ट लेता हो। लेकिन आज मैं एक खबर और आपको दे देता हूं कि केंद्रीय बजट में आज जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें बहुत भारी फेरबदल निर्मला सीतारमण ने किया है। इससे पिछड़े वर्ग को क्या फायदा होगा और आम आदमी को क्या फायदा होगा, इसका आकलन अभी चल रहा है। परंतु अभी तक की जो खबरें हैं उनके अनुसार 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया है केंद्र सरकार ने। अगर ऐसा है तो इससे कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन है उसको जरूर फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि जो 12 लाख है वो पूरा 12 लाख ही रहे, उसमें बीच बीच में कोई श्रेणी ना बना दी जाए तो उसका फायदा हो सकता है और मिडिल मैन की जेब में कुछ पैसा बच भी सकता है।
हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत सिंह अवाना, नमस्कार।